Hello everyone, welcome to 12th Commerce SP lecture. We are into chapter number 2, that is sources of corporate finance. We have already covered one particular aspect of the capital, and that is owned capital. Moving towards second one, owed capital or borrowed capital. We have completed name, definition, introduction of debenture, and along with that we have also covered types of debenture. So now in the borrowed capital part, we will move ahead from page number 25. Let us check the textbook. And the concept is acceptance of deposit. Acceptance of deposit. Before moving towards the explanation, I would like to ask, what do you understand with the word deposit? So many answers are correct with the viewpoint of deposit. Deposit के बारे में हम लोग ने जो भी कुछ लर्न किया है और जो समझा है वो करेक्ट है. हम यहां पर एक एग्जांपल लेते हैं. यूजुअली आपने जब ये वर्ड डिपॉजिट सुना है तो हम इसे बैंक से रिलेट करते हैं. किससे रिलेट करते हैं? बैंक. और बैंक में 4 टाइप्स के डिपॉजिट होते हैं. एक होता है सेविंग अकाउंट डिपॉजिट, एक होता है करंट अकाउंट डिपॉजिट. ये दोनों ही डिपॉजिट होते हैं डिपॉजिट ऑन डिमांड, मतलब आपने पैसे रखे हैं, जब आप डिमांड करेंगे आपको आपके पैसे मिल जाएंगे. नेक्स्ट होता है रिकरिंग डिपॉजिट, जिसे आरडी कहते हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल अमाउंट में आपको हर महीने कुछ ना कुछ वहां पर डिपॉजिट करना है फॉर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम, फॉर द फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम. एंड लास्ट वन इज फिक्स्ड डिपॉजिट. इसमें और आरडी में अंतर क्या है? ये लमसम अमाउंट होता है. दैट मीन्स हम थोड़ा थोड़ा करके डिपॉजिट नहीं करते एट अ स्ट्रेच. 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख है ना, जो भी है एक साथ जमा कर देते हैं. और रिकरिंग डिपॉजिट में क्या होता है? आप एवरी मंथ थोड़ा थोड़ा अमाउंट डिपॉजिट करते हो, आप इन बिटवीन उसको विड्रॉ नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल आपने ये 10 ईयर्स का डिपॉजिट किया है, तो फिर जब तक पीरियड फिनिश नहीं होता तब तक आप इसमें से अमाउंट विड्रॉ नहीं कर सकते. ये किस टाइप का डिपॉजिट होता है? तो ये ऐसा डिपॉजिट है कि आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम आपका पैसा आपको वापस मिल जाता है. दूसरा डिपॉजिट क्या होता है? कोई भी टाइप का अमाउंट जो हमने किसी को पे किया है और इन द फ्यूचर वो हमें रिटर्न मिलने वाला है. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी मीटर के लिए आपने कई बार सुना होगा कि नया इलेक्ट्रिसिटी मीटर जब आप लगवाते हो घर में, at that point of time we have to pay certain amount of deposit which can be around 1,500 or 2,000 rupees. और जब आप इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन कट करोगे तो आपको आपका पैसा डिपॉजिट का वापस मिल जाएगा. सिमिलरली टेकिंग एनी पर्टिकुलर प्रीमाइसेस ऑन रेंटल बेसिस, रेंटल बेसिस पे या लीज पे आपने कोई भी पर्टिकुलर प्रीमाइसेस लिया है, रूम लिया हुआ है, तो एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल आपको डिपॉजिट पे करना पड़ता है. और जब आपका एग्रीमेंट खत्म होता है तो उस समय आपका डिपॉजिट आपको रिटर्न मिल जाता है. यस और नो? तो ये कुछ पॉइंट थे जहां पर हमने डिपॉजिट के बारे में पढ़ा है. अब यहां पर बात करते हैं कि जब हम बैंक में डिपॉजिट रखते हैं तो हमें हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलता है. अगर आप सेविंग बैंक में रखो तो वहां पर आपको लगभग 4% तक इंटरेस्ट मिलता है. अगर आप करंट अकाउंट में रख रहे हो तो आपको 0 से 1% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है. कोई कोई बैंक प्रोवाइड नहीं भी करता है ना 0%. रिकरिंग डिपॉजिट की बात करें तो आपको 5 to 6% तक का यहां पर इंटरेस्ट मिल सकता है. और एफडी की बात करें तो आपको 7 to 8% तक का इंटरेस्ट मिलता है. अब यहां पर जब आप
बैंक में डिपॉजिट करते हो तो उसकी गारंटी कौन लेता है? उसकी गारंटी लेता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकर्स बैंक, सब बैंकों का बाप है कि नहीं। उसने क्या ली है? गारंटी ली है कि अगर आपका पैसा डूब गया तो मैं हूं वहां पर, आपके अमाउंट का कुछ परसेंटेज आपको जरूर मिलेगा। यस और नो? तो यहां पर बैंक की गारंटी हमको यहां पर मिलती है। सिमिलरली यहां पर होता क्या है, अगर कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल है, और इस पर्सन ने बैंक में पैसा देना है, कहां देना है? बैंक में डिपॉजिट रखना है, ठीक है ना। तो बैंक वाला उस पैसे का करेगा क्या? बैंक वाला उस पैसे का लोन देगा कॉर्पोरेट्स को। किसको देगा? कॉर्पोरेट्स को। सपोज ये है आबा बाबा लिमिटेड, ठीक है ना। अब इस व्यक्ति ने यहां पर एफडी रखा फॉर द पीरियड ऑफ 3 इयर्स, 3 इयर्स का एफडी रखा है। तो बैंक वाला इसको कितना पे करेगा? बैंक वाला इंटरेस्ट पे करेगा एट द रेट, हम ले लेते हैं 7%, और इट कैन बी 8%, डिपेंड अपॉन बैंक। अब बैंक वाला क्या करेगा? यही पैसा लोन में देगा किसी कॉर्पोरेटर को, हमने एग्जांपल ले लिया आबा बाबा लिमिटेड। यस। अब यहां पर वो इंटरेस्ट डिमांड करेगा। क्या डिमांड करेगा? इंटरेस्ट। तो कॉर्पोरेट से वो कितना इंटरेस्ट डिमांड करने वाला है? इट कैन बी बिटवीन 18% टू 24%। बात को समझिए, अगर 18% भी इंटरेस्ट यहां पर कॉर्पोरेट से वो लेता है और आपको 8% देता है, तो जो बिटवीन फैक्टर है कितना है? 10%। हाँ या ना? ये बैंक का इनकम हो गया, बैंक ने ये कमाया, बराबर है। अब ऐसे केस में अगर कंपनी डायरेक्टली कहे कि आप बैंक में देने की जगह पैसा हमारे पास दीजिए एंड वी विल पे यू 10% और 12%, जो भी रेट फिक्स होगा हमारे बीच में, तो फायदा क्या होगा? आपने ये पैसा हमारे पास रखा है, तो उसका बेनिफिट है कि आपको पहले मिलता था 8%, हम आपको दे रहे हैं 10 से 12%। तो ये आपके लिए फायदा है। हमारे लिए, कंपनी के लिए क्या फायदा है? हमें पहले बैंक को देना पड़ता था 18% तक, अब हमारा काम चल जा रहा है 12%, मतलब हमको भी 5 to 6% का बेनिफिट मिल रहा है। यस और नो? तो जो पैसा आप बैंक में रखते थे उसे कहते थे एफडी। क्या बोलते थे? एफडी। लेकिन जो पैसा आप कंपनी में रखते हैं उसे कहते हैं हम पब्लिक डिपॉजिट। क्या कहते हैं? पब्लिक डिपॉजिट। तो जब हम कंपनी लेवल पे डिपॉजिट रखने की बात करते हैं तो उसे नाम दिया जाता है पब्लिक डिपॉजिट। अब कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू सोचो, आप एक कंपनी हो, सपोज आप हो आबा बाबा लिमिटेड, और आपको जनरल पब्लिक से क्या लेना है? डिपॉजिट लेना है, ठीक है ना। तो आपको क्या पे करना पड़ेगा? आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, और ये आपके कंपनी के लिए बेनिफिशियल भी है, क्योंकि आप जहां पर 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कर रहे थे, इंस्टेड ऑफ दैट 12% और 10% पे आपका काम हो जा रहा है, बराबर है। गेटिंग इट एवरीवन? तो यहां पर जब आप डिपॉजिट की बात कर रहे हैं, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम डिबेंचर। डिबेंचर में भी तो यही केस हुआ था, सर आप जनरल पब्लिक से लोन ले रहे थे, यहां पर भी आप जनरल पब्लिक से डिपॉजिट ले रहे हैं। तो फर्क क्या है? फर्क ये है कि ये शॉर्ट टर्म होता है। क्या होता है? शॉर्ट टर्म। वेयर एज डिबेंचर आप मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म लेते हो, 5 इयर्स, 10 इयर्स, 20 इयर्स डाउन द लाइन। बट डिपॉजिट की जब हम बात करते हैं तो इसका जो मैक्सिमम पीरियड होता है वो होता है 36 मंथ। मतलब आप किसी भी इंडिविजुअल से डिपॉजिट ले रहे हो, वो 36 मंथ से ज्यादा का पीरियड का नहीं हो सकता। गेटिंग इट माय फ्रेंड्स? तो डिपॉजिट जब भी आप एक्सेप्ट करते हो एज अ कंपनी, इट विल बी फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ एंड मैक्सिमम पीरियड ऑफ 36 मंथ।
गॉट इट? पब्लिक डिपॉजिट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। किसकी बात करें? शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। तो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट में आपका क्या आ जाता है? फॉर एग्जांपल आपको सैलरी वेजेस पे करना है, रॉ मटेरियल परचेस करना है ना, कंपनी में मनी के रोलिंग के लिए आपको पैसा चाहिए, तो ऐसे शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट के लिए आप क्या करते हो? आप डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हो। कंपनी रिसीव्स फिक्स्ड डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। देखो क्लियरली यहां पर मेंशन कर दिया, कंपनी फिक्स्ड डिपॉजिट पब्लिक से लेती है फॉर द पीरियड ऑफ रेंजिंग फ्रॉम 6 मंथ टू 36 मंथ। मतलब कम से कम इसका पीरियड 6 महीना होना चाहिए। आप 6 महीने के पहले पैसा नहीं निकाल सकते, तो ये मिनिमम पीरियड है। मतलब आपको पब्लिक डिपॉजिट रखना है कंपनी के पास, तो उसका पीरियड मिनिमम 6 मंथ का होना चाहिए, और मैक्सिमम कितने मंथ के लिए रख सकते हो? 36 मंथ के लिए। सच डिपॉजिट्स आर कॉल्ड एज पब्लिक डिपॉजिट। क्या कहेंगे? पब्लिक डिपॉजिट्स। अंडर दिस मेथड जनरल पब्लिक इज इनवाइटेड टू डिपॉजिट देयर सेविंग्स विद देयर कंपनी फॉर वराइड पीरियड। वराइड पीरियड मतलब जिसको 6 मंथ का रखना है, किसी को 1 ईयर का रखना है, किसी को 2 ईयर का रखना है, डिपेंड्स। तो वराइड पीरियड के लिए आप उसमें डिपॉजिट रख सकते हो। इंटरेस्ट इज पेड बाय कंपनी ऑन ईच डिपॉजिट। हर एक डिपॉजिट पे इंटरेस्ट पे किया जाएगा। द कंपनी इश्यू डिपॉजिट रिसीट। देखो डिबेंचर देते तो क्या देते थे? डिबेंचर सर्टिफिकेट। बट जब आप डिपॉजिट एक्सेप्ट कर रहे हो तो आपको क्या मिलेगा? आपको मिलेगा डिपॉजिट रिसीट, कोई सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है ना? तो आपने अगर कंपनी को डिपॉजिट दिया है तो उसके बदले में आपको मिलेगा डिपॉजिट रिसीट। द टर्म ऑफ डिपॉजिट्स आर मेंशन इन द डिपॉजिट रिसीट। तो उसका टर्म क्या है? टर्म मतलब कौन सा डिपॉजिट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, कब रिडीम होगा, एवरीथिंग विल बी मेंशन ऑन द डिपॉजिट रिसीट। डिपॉजिट रिसीट इज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट। ये एक एक्नॉलेजमेंट है। एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है? ये एक प्रूफ है। किस चीज का प्रूफ है? कि कंपनी ने आपसे उधार लिया है, लोन लिया है। डिपॉजिट्स आर ईदर सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड लोन्स ऑफर टू दी कंपनी। तो डिपॉजिट सिक्योर्ड भी हो सकते हैं और अनसिक्योर्ड भी हो सकते हैं, बट ज्यादातर मैक्सिमम टाइम ये अनसिक्योर्ड होते हैं। क्या होते हैं? अनसिक्योर्ड। अनसिक्योरिटी का मतलब क्या हो गया? हम एज अ कंपनी जब डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं तो सामने वाली पार्टी मतलब जो पब्लिक है उसको कोई भी चार्ज ओवर एसेट नहीं देते, कोई एसेट उसके पास गिरवी रखते नहीं है। दैट इज कॉल्ड एज अनसिक्योर्ड लोन, अनसिक्योर्ड डिपॉजिट। बट कोई कोई केस में हो सकता है कि सिक्योर्ड डिपॉजिट भी है। ठीक है ना? बट 90% ऑफ द केसेस में क्या होता है? इट इज अनसिक्योर्ड इन नेचर। So we have discussed now regarding deposit. Let us check the meaning. As per section 2 subsection 31 of the Companies Act 2013, यहां पर ये मीनिंग दे रहा है डिपॉजिट। डिपॉजिट क्या होता है? डिपॉजिट इंक्लूड्स एनी रिसीट ऑफ मनी by way of deposit or loan or in any other form by a company. कंपनी किसी भी रूप में अगर कोई लोन स्वीकार करती है, चाहे उसे डिपॉजिट ही क्यों ना कहें या लोन क्यों ना कहें, it will be considered as deposit, but does not include such categories of amount as may be prescribed in consultation with the RBI. लेकिन ऐसा कोई अमाउंट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा अगर आरबीआई के कंसल्टेशन के दौरान उसको कैटेगराइज किया गया है, अलग किया गया। जैसे डिवेंचर भी एक टाइप ऑफ लोन है बट इसको हम डिपॉजिट नहीं कहेंगे। बॉन्ड भी एक टाइप ऑफ लोन है बट इसको हम डिपॉजिट नहीं कहेंगे क्योंकि उसको अलग से कैटेगराइज किया गया है। The above expression has been further elaborated by Rule 2(1)(c) of Companies Acceptance of Deposit Rule 2014. This rule provide that deposit means any receipt. Deposit का मतलब क्या है? कोई भी ऐसा receipt of money in the form of deposit or loan by a company. मतलब जो भी हमें कंपनी को लोन या डिपॉजिट के रूप में मिला है उस सबको हम डिपॉजिट कंसीडर करेंगे। लेकिन इसमें क्या इंक्लूड नहीं होता? क्या इंक्लूड नहीं होता? एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। अगर कोई पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट से मिला है दैट इज सीजी, और अगर कोई पैसा स्टेट गवर्नमेंट से मिला है मतलब एसजी, इनसे अगर कोई पैसा मिलता है तो उसको हम डिपॉजिट कंसीडर नहीं करेंगे।
एनी अमाउंट रिसीव्ड एज लोन फ्रॉम एनी बैंकिंग कंपनी, अगर हमने बैंक से लोन लिया है तो उसको भी हम डिपॉजिट कंसीडर नहीं करेंगे। एनी अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट और इंटरनेशनल बैंक, यहां से भी कुछ पैसा आया फॉरेन गवर्नमेंट से या इंटरनेशनल बैंक से, तो भी उसको डिपॉजिट नहीं माना जाएगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय द कंपनी फ्रॉम एनी अदर कंपनी, किसी दूसरे कंपनी से लिया है इन द फॉर्म ऑफ लोन, उसको भी डिपॉजिट कंसीडर नहीं किया जाएगा। एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशूइंग कमर्शियल पेपर, कोई कमर्शियल पेपर आप इशू कर रहे हो, ठीक है ना, बॉन्ड के जैसे, तो उसको भी डिपॉजिट कंसीडर नहीं किया जाएगा। एनी अमाउंट रेज्ड बाय इशू ऑफ बॉन्ड्स, देखो आ गया ना, अगर कोई अमाउंट आपने बॉन्ड्स इशू करके किया है, रेज किया है, तो उसको भी डिपॉजिट कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो कमर्शियल पेपर भी एक टाइप का शॉर्ट टर्म मनी मार्केट के थ्रू हम पैसा जनरेट करते हैं, तो इसके थ्रू भी अगर आपके पास लोन आया है तो उसको भी डिपॉजिट कंसीडर नहीं किया जाएगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड इन ट्रस्ट, आपने कोई ट्रस्ट बनाया और ट्रस्ट के थ्रू आपको पैसा मिला, तो उसको भी डिपॉजिट कंसीडर नहीं किया जाएगा। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ सब्सक्रिप्शन टू एनी शेयर और डिबेंचर, अगर शेयर्स और डिबेंचर के थ्रू कुछ पैसा मिला है ना, तो शेयर के थ्रू मिला तो हम शेयर कैपिटल बोलेंगे, और डिबेंचर के थ्रू मिला तो हम डिबेंचर कैपिटल बोलेंगे, लेकिन उसको हम डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। तो ये 8 पॉइंट्स हमको दिखाया है कि किसको डिपॉजिट नहीं बोलेंगे। इसके अलावा कोई भी पैसा आपने मार्केट से उठाया तो उसको डिपॉजिट टर्म दिया जाएगा। अच्छा, ऐसा क्यों किया गया है? ताकि वो डिपॉजिट के रूल में फिट बैठे और उसके हिसाब से उस कंपनी के ऊपर एक्शन लिया जा सके। गेटिंग इट एवरीवन? तो यहां पर हमको ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी पैसा कंपनी को मिला हो अदर देन डिवेंचर, बॉन्ड्स, बैंक लोन, for the short term period it will be considered as deposit for the company। ठीक है, तो हमने डिपॉजिट में लर्न किया कि डिपॉजिट एक शॉर्ट टर्म टाइप ऑफ फाइनेंस होता है। दूसरी बात, डिपॉजिट का मिनिमम पीरियड 6 मंथ होता है, मैक्सिमम पीरियड 36 मंथ होता है। डिपॉजिट ये आप जनरल पब्लिक से लेते हैं और आपको उसके बदले में इंटरेस्ट पे करना होता है। डिपॉजिट जब आप एक्सेप्ट करते हैं तो आपको डिपॉजिट रिसीट इशू करना पड़ता है, और ये रिडीमेबल होता है, उसका एक फिक्स पीरियड होता है, फिक्स पीरियड के बाद आपको उसका पैसा रिटर्न करना पड़ता है। गेटिंग इट एवरीवन? नाउ लेट अस टेक द नेक्स्ट कंसेप्ट which is bond। what do you mean by bond? बॉन्ड समझने के पहले हम देखेंगे डिबेंचर का पार्ट। हमने देखा डिबेंचर ये कंपनी को जब बोरोड फंड का जरूरत होता है, ठीक है ना, कंपनी को जब बोरोड फंड का जरूरत होता है तो वो जनरल पब्लिक से लेती है। ये है हमारी जनरल पब्लिक। तो इनसे इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर पैसा लिया गया, लोन लिया गया। अब इसमें कमिटमेंट क्या होता है कि कंपनी को इंटरेस्ट पे करना होता है, और कंपनी कहीं ना कहीं चार्ज ओवर असेट देती है। क्या देती है? चार्ज ओवर असेट। व्हाट डज इट मीन? मतलब कंपनी अपने असेट डिबेंचर ट्रस्टी के पास गिरवी रखती है, ठीक है। अगर यही काम गवर्नमेंट करे, कौन करे? गवर्नमेंट और गवर्नमेंट कंपनीज। यही काम का मतलब क्या है? अगर गवर्नमेंट जनरल पब्लिक से लोन ले इसी तरीके से, इसी टाइप की सिक्योरिटी से, तो उसे हम कहते हैं बॉन्ड। क्या कहते हैं? बॉन्ड। और गवर्नमेंट
जब ये बॉन्ड, ये सिक्योरिटी इशू करती है तो चार्ज और एसेट नहीं देती, गवर्नमेंट देती है गारंटी। क्या देती है? गारंटी। गवर्नमेंट की 100% गारंटी रहती है कि इन केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड गवर्नमेंट विल टेक द गारंटी टू पे। ठीक है, तो चीज वही है, अगर कंपनी इशू करती है तो उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं डिवेंचर। और वही पैसा अगर गवर्नमेंट जनरल पब्लिक से लोन के रूप में ले रही है तो उसे क्या बोलते हैं? बॉन्ड। ठीक है, बट धीरे धीरे ये पर्टिकुलर कंसेप्ट कंपनी में भी आ गया। कॉर्पोरेट लेवल पे वेरियस टाइप्स ऑफ ऐसे सिक्योरिटीज को इशू किया गया। अब बॉन्ड स्पेसिफिकली गवर्नमेंट के द्वारा इशू होता है ऐसा नहीं है। आज की तारीख में डिबेंचर एंड बॉन्ड बोथ कैन बी इशूड बाय अ कंपनी। तो सर डिबेंचर और बॉन्ड में फर्क क्या होता है? डिबेंचर और बॉन्ड में फर्क ये होता है कि डिबेंचर के ऊपर चार्ज और एसेट दिया जाता है और बैंक बॉन्ड के ऊपर गवर्नमेंट की गारंटी होती है। क्या होती है? गवर्नमेंट की गारंटी। दूसरी बात, बॉन्ड को डिस्काउंटिंग लेवल पे भी हम इशू कर सकते हैं, कम प्राइस में हम इशू कर सकते हैं, जिसका रिडीमेबिलिटी एट पार और एट प्रीमियम हो सकता है। तो इस कंसेप्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं। लेट अस लर्न टुवर्ड्स दी बॉन्ड पार्ट। बॉन्ड के बारे में क्या लिखा गया है? बॉन्ड इज अ डेट सिक्योरिटी। डिबेंचर भी डेट सिक्योरिटी है, बराबर है। आपको 80-90% सिमिलर एक्सप्लेनेशन मिलेगा डिबेंचर और बॉन्ड का। कुछ डिफरेंसेस हैं, उसके ऊपर हम हाईलाइट करेंगे। तो यहां पर इट्स अ डेट सिक्योरिटी। इट इज फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट टू रीपे बोरोड मनी विथ इंटरेस्ट। तो इसमें क्या होता है? इसमें आपको बीच बीच में सालाना इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, एक साथ मिलेगा। जबकि हमने डिवेंचर में क्या देखा था? वहां पर एवरी ईयर इंटरेस्ट मिल रहा था। बट बॉन्ड जब आप परचेस करते हैं तो आपको आपका पीरियड एंड होने के बाद एक साथ आपका मूलधन और आपका ब्याज है ना, आपका प्रिंसिपल अमाउंट एंड योर इंटरेस्ट साथ में मिलेंगे। तो ये डिफरेंस समझ में आया? बॉन्ड इज अ लोन, तो डिवेंचर भी लोन है। द होल्डर ऑफ बॉन्ड इज अ लेंडर टू द इंस्टीट्यूशन। तो जिसने बॉन्ड होल्ड किया है उसने कंपनी को पैसा दिया है। डिवेंचर भी ऐसा ही था, जनरल पब्लिक कंपनी को पैसा देती थी। ही इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी। डिवेंचर में भी ऐसा था, जिसने डिवेंचर लिया हुआ है वो कंपनी का क्रेडिटर होता है। तो इसमें भी ऐसा ही, जिसने बॉन्ड परचेस किया है वो भी कंपनी का क्या है? क्रेडिटर। क्या है? क्रेडिटर। ही गेट्स फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। डिवेंचर के जैसा ही है, इंटरेस्ट भी यहां पर फिक्स्ड रेट में ही मिलता है। तो फर्क क्या है? फर्क हमको ये पता चला कि यहां पर इंटरेस्ट और प्रिंसिपल अमाउंट साथ में एट द एंड में मिलता है। All bonds have maturity date and is paid in cash at certain date in future. अब यहां पर डिफरेंस क्या आ गया? हमने देखा डिबेंचर के वेरियस टाइप्स थे, जिसके अंदर कन्वर्टेबल डिबेंचर भी था, रिडीमेबल इरिडीमेबल भी था। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इसमें हमेशा ये क्या होगा? हमेशा से ही ये नॉन कन्वर्टेबल होगा, मतलब बॉन्ड कभी भी इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होते नहीं है। दूसरा, कभी भी इरिडीमेबल बॉन्ड आप इश्यू नहीं कर सकते। हर एक बॉन्ड के ऊपर मैच्योरिटी डेट होता है। क्या होता है? मैच्योरिटी डेट। सो इट इज पेड इन कैश इन द फ्यूचर। According to the Webster Dictionary, a bond is an interest-bearing certificate issued by the government or business firm promising to pay the holder a specific sum at the specific date. तो ये गवर्नमेंट या बिजनेस फर्म इशू कर सकती है स्पेसिफिक पीरियड के लिए, स्पेसिफिक डेट तक वो पैसा अपने पास रखेगी एंड एट द एंड आपको मैच्योरिटी पीरियड एंड होने के बाद इंटरेस्ट के साथ में आपका फंड्स मिलेगा। Thus, a company borrows money and issues bond as an evidence of debt. तो कंपनी मनी बोरो करती है और बॉन्ड इशू करती है एज अ एविडेंस, मतलब एक सबूत के रूप में बॉन्ड पेपर दिए जाते हैं। इंटरेस्ट इज पेबल ऑन द बॉन्ड्स एट फिक्स्ड इंटरवल और ऑन मैच्योरिटी ऑफ बॉन्ड। तो फिक्स्ड इंटरवल पे भी इंटरेस्ट मिल सकता है या मैच्योरिटी पे भी इंटरेस्ट मिल सकता है। तो यहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता है कि सर बॉन्ड और डिबेंचर ये दोनों ही सिक्योरिटी है, तो कोई व्यक्ति बॉन्ड परचेस करेगा तो उसको क्या बेनिफिट होगा?
बेनिफिट ये है कि उसको गवर्नमेंट की गारंटी मिलती है या कंपनी की गारंटी मिलती है, भले ही चार्ज ओवर एसेट ना मिले, बट क्या मिलता है, गारंटी। दूसरी बात, ज्यादातर समय बॉन्ड डिस्काउंटिंग प्राइस पे इश्यू होते हैं। फॉर एग्जांपल 100 रुपीज का बॉन्ड है, ठीक है ना, तो आपको 5 इयर्स के लिए इशू किया गया है, तो आपको कहा जाएगा कि इसका जो इशू प्राइस है, इसका जो इशू प्राइस है वो है 75 रुपीज। मतलब 5 साल के बाद आपको कितना मिलेगा, 100। ये बात समझ में आई क्या? तो यहां पर आपको रिडम्पशन के समय एट पार पे रिडीम किया जाता है। इशू करते समय डिस्काउंट पे दिया गया था, रिडीम करते समय एट पार पे, ठीक है। तो यहां पर आपको इस फॉर्म में इंटरेस्ट मिल सकता है। तो फीचर्स देख लेते हैं हम लोग। नेचर ऑफ फाइनेंस, तो कैसा फाइनेंस है, डेट फाइनेंस है, लोन है, बोरोड फंड है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करता है। जबकि हमने डिवेंचर में देखा था, डिवेंचर आपको मीडियम टर्म फाइनेंस भी प्रोवाइड करता है फॉर द पीरियड ऑफ 4 और 5 इयर्स। यहां पर सीधा क्या है, 5 इयर्स और उससे अबव का ही मिलेगा आपको, 3 इयर्स 4 इयर्स के लिए नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो यहां पर बॉन्ड कैन बी इशूड फॉर अ लॉन्गर पीरियड, दैट इज 5 इयर्स, 10 इयर्स, 25 इयर्स, 50 इयर्स। जबकि डिबेंचर जो होता है उसका मैक्सिमम पीरियड होता है 20 इयर्स। समझ लीजिए, डिबेंचर का मैक्सिमम पीरियड कितना हो सकता है, 20 इयर्स, वेयर एज बॉन्ड का मैक्सिमम पीरियड हमने यहां पर देखा 50 इयर्स के लिए भी इसको इशू किया जा सकता है। स्टेटस ऑफ बॉन्ड होल्डर, स्टेटस ऑब्वियसली क्या है, क्रेडिटर का। ये तो सिमिलर है डिबेंचर से। Since they are creditors and non-owners, they are not entitled to participate in the general meeting. ना जनरल मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना ही वोट कर सकते हैं, तो उनको कोई वोटिंग राइट भी होता नहीं है, ठीक है। एंड हेंस नो पार्टिसिपेशन इन दी मैनेजमेंट, मैनेजमेंट में भी उनका कोई पार्टिसिपेशन नहीं होता। रिटर्न्स ऑन बॉन्ड, बॉन्ड पे रिटर्न क्या मिलता है आपको, मिलता है फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट। इट इज पेबल एट रेगुलर इंटरवल, आपको रेगुलर चाहिए तो रेगुलर मिलेगा, एट द एंड चाहिए तो एट द एंड भी मिलेगा। रीपेमेंट, आपका पैसा वापस कब मिलेगा, बॉन्ड्स हैव अ स्पेसिफिक मैच्योरिटी डेट ऑन व्हेन द प्रिंसिपल अमाउंट इज रीपेड, ठीक है। तो एक बेसिक डिफरेंस क्या समझ में आया, इसमें जेस्टेशन पीरियड, या हम कह सकते हैं इसका जो रीपेमेंट पीरियड है बहुत लंबा भी हो सकता है। मतलब बॉन्ड कैन बी इशूड फॉर द पीरियड ऑफ 50 इयर्स एज वेल। ये डिबेंचर में नहीं था, डिबेंचर का मैक्सिमम पीरियड कितना होता है, 20 इयर्स। डिबेंचर पे चार्ज ओवर एसेट मिलता है, बॉन्ड पे चार्ज ओवर एसेट नहीं मिलता, गारंटी मिलती है। गेटिंग इट एवरीवन? लेट अस टेक next concept, that is ADR and GDR, American Depository Receipt, Global Depository Receipt। क्या होता है ये? अब तक हमने शेयर देखा, हमने स्टॉक एक्सचेंज के बारे में बातें की कि किस तरीके से सेकेंडरी रोल में स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप शेयर परचेस सेल कर सकते हैं। किस तरीके से कर सकते हैं, तो हमारी जो पर्टिकुलर कंपनी है, ये कंपनी को फाइनेंस की जरूरत है। एज यूजुअल हमारी कंपनी का नाम है आबा बाबा लिमिटेड, ठीक है। इसको फंड्स की जरूरत है, तो फंड्स के लिए इसको अपने आप को लिस्टिंग कराना पड़ता है। कहां लिस्टिंग कराना पड़ेगा इसे, इसे लिस्टिंग कराना पड़ेगा कोई पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज में, जैसे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है NSE, BSE, ठीक है। उसके साथ साथ सेबी के जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो करना पड़ता है, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी, ठीक है ना। इसके साथ साथ ROC, ROC के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इश्यू करते समय उन्हें भी फॉलो करना पड़ता है, बराबर है। तो इन एंड ऑल ये सब देखने के बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसको इश्यू करना है तो CDSL,
और जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में शेयर इशू करते हैं, ऐसी जो ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पर भी इनको रजिस्टर करना पड़ता है। अब यहां पर रजिस्टर करने के बाद फॉर एग्जांपल स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टिंग हुआ, तो लोग शेयर का लेन देन स्टॉक एक्सचेंज से कर सकते हैं। मतलब लोगों को परचेस सेल करना है तो सेकेंडरी लेवल पे यहां से लोग परचेस सेल कर सकते हैं। समझ में आया क्या? ये पर्टिकुलर फॉर्मेट है। अभी ऐसे केस में हमने देखा कि जो स्टॉक एक्सचेंज है, सेबी है, आरओसी है, सीडीएसएल है, इनके रूल्स एंड रेगुलेशन को ये आबा बाबा लिमिटेड क्या करती है? फॉलो करती है। और तभी जाकर के इनको परमिशन मिलता है कि ये शेयर इशू कर सकते हैं पब्लिक को। ठीक है। बट फर्ज करो कि कंपनी को आउट ऑफ इंडिया जाकर के फॉरेन फंडिंग चाहिए। कैसी फंडिंग चाहिए? फॉरेन फंडिंग, मतलब फॉरेन मार्केट से ये फंड कलेक्ट करना चाहते हैं। ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में फॉर एग्जांपल जो कंपनी इंडिया में वर्क कर रही है, ठीक है, ये पर्टिकुलर कंपनी यहां पर इंडिया में काम कर रही है, तो इसके लिए इंडिया में फंड कलेक्ट करना तो इजी हो जाएगा, क्योंकि इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन ये सब फॉलो कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट इसको सपोज यहां पर ये अमेरिका है, वहां जाकर के वहां से फंड्स कलेक्ट करने हैं, तो यहां का जो स्टॉक एक्सचेंज होगा, किसका? अमेरिका का। जैसे नैस्डैक, ठीक है ना, वहां का स्टॉक एक्सचेंज जैसे नैस्डैक, तो वहां का जो स्टॉक एक्सचेंज होगा, वहां का जो डिपॉजिटरी होगा, उसके रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। भाई आप फॉरेन कंट्री में जा रहे हैं, तो जो रूल्स एंड रेगुलेशन वो बताएंगे उसको फॉलो तो करना पड़ेगा ना, तब जाकर के वहां की पब्लिक से आप पैसे कलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, जैसे टाटा कंपनी है, इन्फोसिस जैसी कंपनी है, उसका फॉरेन मार्केट में भी शेयर होता है, लोग वहां से खरीद सकते हैं इंडियन शेयर्स। तो फॉरेन मार्केट में जाने के लिए वहां का जो स्टॉक एक्सचेंज है, वहां का जो डिपॉजिटरी है, उसका रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन हमारी कंपनी कई बार उनके स्टैंडर्ड पे खरी नहीं उतर पाती। व्हाट डज इट मीन? हमारे स्टॉक एक्सचेंज या हमारे सेबी के या आरओसी के रूल्स, उनके रूल्स से थोड़े डाइल्यूटेड है, थोड़े से सरल हैं, जबकि वहां के रूल्स थोड़े से रिजिड हैं। तो कुछ कंपनीज या ज्यादातर कंपनी उनके रूल को कॉम्प्लाई नहीं कर पाती। इन द सेंस कभी कभी ऐसा होगा कि आपका कैपिटल 10,000 करोड़ का होना चाहिए, भाई हमारे पास उतना बड़ा कैपिटल ही नहीं है, तो हम कैसे आपके रूल को फॉलो करें? है कि नहीं? तो उनकी जो रिक्वायरमेंट है वो सेटिस्फाई नहीं हो पा रही है, इसकी वजह से हम उस मार्केट में शेयर इशू नहीं कर पा रहे हैं। फिर भी हमें करना है, फॉरेन फंडिंग चाहिए, तो कैसे करें? तो यहां पे एक रास्ता बचता है कि यहां का जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है या डिपॉजिटरी सिस्टम है, वो बोलेगा कि एक काम करो, आपके जो भी शेयर है ना, वो शेयर आप मुझे दे दो। ठीक है, वो शेयर आप मुझे दे दो, और इसके बदले में मैं इशू करूंगा एक रिसीट। आपने क्या दे दिए? शेयर। मैं क्या इशू करूंगा? एक रिसीट। और ये रिसीट है ना, मैं इस स्टॉक एक्सचेंज में चलाऊंगा। कहां चलाऊंगा? इस स्टॉक एक्सचेंज में। और इस स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू ये लोग आपके रिसीट को परचेस कर सकते हैं। फायदा क्या हो गया कि आपको हमारे रूल्स भी कॉम्प्लाई नहीं करने पड़े स्टॉक एक्सचेंज के, और मैंने उनको कन्वर्ट कर दिया किसमें? रिसीट में। अब ये रिसीट शेयर के जैसे ही काम करेंगे। जिस तरीके से शेयर काम करता है, शेयर का प्राइस बढ़ता है, शेयर का प्राइस कम होता है, वैसे ही इस रिसीट का प्राइस भी कम होगा, बढ़ेगा। बराबर है। अब ये लोग जो रिसीट खरीदेंगे, ये लोग पेमेंट किस में करेंगे? ये लोग स्टॉक एक्सचेंज में पेमेंट करेंगे डॉलर में, और बाद में जो पर्टिकुलर डिपॉजिटरी है वो उसको रुपी में कन्वर्ट करके सेंड कर देगा। जब भी डिविडेंड मिलने वाला होगा तो रुपीस में डिविडेंड जाएगा,
बट डिपॉजिटरी इसको कन्वर्ट करके डॉलर में इनको पेमेंट कर देगा। तो सहूलियत हो गई, बेनिफिट हो गया। ये तो वही बात हो गई, फॉर एग्जाम्पल आप गए हैं बीकानेर के स्टोर में, ठीक है ना, आप बीकानेर के स्टोर में गए हैं वहां पर, और वो स्टोर में आप गए तो जो काउंटर पे बंदा बैठा हुआ है वो बोलता है कि आपकी करेंसी हमारे यहाँ पे नहीं चलेगी, क्या चलेगा, कूपन चलेगा। तो आप पहले काउंटर पे जाइए और कूपन ले लीजिए। आपने वहां पर 100 रुपीज दिए, ठीक है ना, आपने बोला मुझे 5 समोसे चाहिए, एक समोसा 20 रुपए का, तो उसने आपको 100 रुपीज के बदले 5 कूपन दे दिए। क्या दे दिए, 5 कूपन। अब ये कूपन आप किसी भी काउंटर पे जाएंगे, है ना, समोसे वाले काउंटर पे जाएंगे, कूपन दिखाएंगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, आपका काम हो गया ना अल्टीमेटली। इसी तरीके से यहां पर भी आप इसे एक कूपन ही समझिए। मतलब फॉरेन मार्केट में जाकर के हमको फंडिंग कलेक्ट करना था, तो हमने क्या किया, हमको उनके रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं समझ में आ रहे थे, नहीं कॉम्प्लाई कर पा रहे थे, तो हमने बोला भाई हमारे शेयर ले लो, शेयर को आप किस में कन्वर्ट कर दो, रिसीट में कन्वर्ट कर दो, और वो रिसीट डॉलर बेस्ड रहेंगे, डॉलर डिनोमिनेशन के, आप स्टॉक एक्सचेंज में देंगे और वहां से जनरल पब्लिक उसको परचेस सेल कर सकती है। गेटिंग इट एवरीवन? सो लेट अस टेक द एक्सप्लेनेशन। एडीआर एंड जीडीआर। इंडिया, इंडिया में क्या होता है, द शेयर ऑफ पब्लिक कंपनी आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड ऑन वेरियस स्टॉक एक्सचेंजेस लाइक बीएससी एंड एनएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। ऐसी जगह पर शेयर का लिस्टिंग होता है, रजिस्ट्रेशन होता है और उसके थ्रू ट्रेड होता है। With adoption of free economy policy and due to globalization, some of the Indian companies shares are also listed on traded on foreign stock exchange. तो अभी ग्लोबलाइजेशन का इरा है, हमें कई बार फॉरेन कंपनीज या फॉरेन इंस्टीट्यूशन से या फॉरेन पार्टीज से पैसे मिल सकते हैं, हम वहां पर अपने शेयर सेल कर सकते हैं। तो वहां की स्टॉक एक्सचेंज में हमको लिस्टेड होना पड़ेगा, लाइक न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, एनवाईएससी, और नेशनल एसोसिएशन ऑफ सिक्योरिटीज डीलर्स ऑटोमेटेड कोटेशन, जिसको हम बोलते हैं नैस्डैक। तो वहां रजिस्टर करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। टू लिस्ट, लिस्ट का मतलब रजिस्ट्रेशन, शेयर ऑन दीज स्टॉक एक्सचेंजेस कंपनी हैज टू कंप्लाई विद वेरियस पॉलिसीज ऑफ दी दैट पर्टिकुलर स्टॉक एक्सचेंज या दोज स्टॉक एक्सचेंज। तो आपको फॉरेन कंपनी में या फॉरेन कंट्री में जाकर के शेयर इशू करना है, तो वहां का जो स्टॉक एक्सचेंज है उसके पॉलिसीज को, उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ेगा। The policies of these stock exchanges are different than the policies of Indian stock exchange. Obviously, वहां की जो पॉलिसीज हैं, वहां के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, यहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन से वराई करेंगे, चेंज होंगे, डिफिकल्ट भी हो सकते हैं। Therefore, those Indian companies which cannot list their shares directly on the foreign stock exchange get listed indirectly using ADR and GDR. तो ऐसी इंडियन कंपनी जो अपने शेयर को फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर नहीं करा पा रही है ड्यू टू एनी सच रीजन, ड्यू टू देयर पॉलिसीज, रूल्स एंड रेगुलेशंस, तो एडीआर और जीडीआर की मदद से हम वहां के स्टॉक एक्सचेंज में अपने शेयर का लिस्टिंग करा सकते हैं। एडीआर एंड जीडीआर आर डॉलर और यूरो डिनोमिनेटेड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। तो जो ग्लोबल है वो यूरो डिनोमिनेटेड है और जो एडीआर है वो डॉलर डिनोमिनेटेड है। इंस्ट्रूमेंट ट्रेडेड इन यूएसए एंड यूरोप स्टॉक एक्सचेंज। तो ये यूएसए और यूरोप वाले स्टॉक एक्सचेंज में इसका ट्रेडिंग होता है। इंडियन कंपनीज इश्यू शेयर्स टू द इंटरमीडियरी कॉल्ड डिपॉजिटरी। तो वहां की जो इंटरमीडियरी है उनको हम शेयर इशू करते हैं, उनको हम शेयर इशू करते हैं। बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, सिटी ग्रुप एटसेट्रा एक्ट एज अ फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक। ये कुछ इंटरमीडियरीज का यहाँ पर नाम लिया गया है, फॉर एग्जांपल बैंक ऑफ न्यूयॉर्क और सिटी ग्रुप, ये फॉरेन डिपॉजिटरी बैंक है। दिस डिपॉजिटरी बैंक इश्यूज एडीआर एंड जीडीआर टू इन्वेस्टर अगेंस्ट दिस शेयर, और ये लोग उसको कन्वर्ट कर देते हैं किसमें, रिसीट में, दैट इज एडीआर एंड जीडीआर। The ADR और GDR रिप्रेजेंट फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर। तो इसके अंदर कुछ फिक्स्ड नंबर ऑफ शेयर लिख दिए जाते हैं, फॉर एग्जांपल 50 शेयर्स और 100 शेयर, 200 शेयर, जो भी एक फिक्स्ड नंबर होगा उस रिसीट पे लिख दिया जाता है। फॉर एग्जांपल एक रिसीट पे लिखा गया है 200 शेयर, तो आपने एक रिसीट परचेस किया, सो यू बिकेम ओनर ऑफ 200 शेयर।
These ADR GDR are then sold to public in the foreign country. Foreign country में वहां के नागरिकों को ये बेचा जाता है. The ADR GDR are traded like regular share. तो जैसे शेयर का ट्रेडिंग होता है वैसे ADR GDR का भी ट्रेडिंग होता है. They are listed on the stock exchanges. The prices fluctuate depending upon the demand and supply. तो जैसा शेयर का ट्रेडिंग होता है ना, on the very moment यहाँ पर रिसीट का भी ट्रेडिंग होता है. Both ADR and GDR are depository receipt. दोनों ही डिपॉजिटरी रिसीट है. तो डिफरेंस क्या है सर? डिफरेंस ये है लोकेशन का. जो एडीआर है वो सिर्फ अमेरिका में चलता है, बाहर नहीं चलेगा. और जो जीडीआर है वो अमेरिका को छोड़कर बाकी सब जगह चलेगा. ठीक है ना? तो जैसा नाम दिया गया अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट, इट विल वर्क और ट्रेडेड ओनली इन अमेरिका. अब बाद में इसको जापान में जाके आप उसको यूरोप में जाके सेल करोगे तो वो नहीं होगा. सिमिलरली जो जीडीआर है वो अमेरिका के अलावा बाकी सब जगह चलेगा, अमेरिका में नहीं चलेगा. तो लोकेशन का डिफरेंस है. इफ द डिपॉजिटरी रिसीट इज ट्रेडेड इन यूएसए इट इज कॉल्ड अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीट. तो जो यूएसए में ट्रेड हो रहा है उसको एडीआर बोलेंगे. एंड इफ इट इज ट्रेडेड इन द कंट्री अदर देन यूएसए, अदर देन यूएसए, यूएसए को छोड़कर बाकी जगह जो ट्रेड हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे? जीडीआर. इट इज कॉल्ड एज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट. सो नॉन रेसिडेंट इंडियन जो एनआरआईज हैं या जो फॉरेन नेशनल्स हैं कैन इन्वेस्ट देयर मनी इन इंडिया बाय परचेसिंग एडीआर और जीडीआर. तो इंडिया में अगर उनको इन्वेस्ट करना है तो एडीआर और जीडीआर की मदद से वो लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं. दे कैन बाय एडीआर और जीडीआर यूजिंग देयर रेगुलर इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट. तो जो नॉर्मल उनका डीमेट अकाउंट है, इक्विटी ट्रेडिंग अकाउंट है, उससे वो परचेस कर सकते हैं. द कंपनी पेज डिविडेंड इन द फॉर्म ऑफ करेंसी टू द होम करेंसी. मतलब जैसे मैं बताया इंडिया से जा रहा है तो रुपये में जाएगा और जो डिपॉजिटरी है वो उसको कन्वर्ट कर देगा वहां की करेंसी में, दैट इज डॉलर. ठीक है? और सिमिलरली डिविडेंड इसी रूप में पे होता है. द एक्सचेंजेस ऑन विच जीडीआर इज ट्रेडेड आर एज फॉलोस. तो जीडीआर कहां कहां चलता है? लंदन स्टॉक एक्सचेंज में चलता है, लग्जमबर्ग स्टॉक एक्सचेंज में चलता है, नेस्डैक दुबई में चलता है, सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज में चलता है, हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज में चलता है. ठीक है? तो ये दो प्रकार की रिसीट है. एडीआर जो अमेरिका में चलती है, जेडीआर जो अदर देन अमेरिका जैसी कंट्री में चलती है. इसका फायदा ये है कि एज ए इंडियन कंपनी यू कैन टेक फंड्स फ्रॉम फॉरेन नेशनल और एनआरआईज. उनसे भी आप पैसे कलेक्ट कर सकते हो विदाउट वरिंग अबाउट दी policies and rules and regulation of foreign stock exchanges. Getting it, everyone? So done for the day. Thanks a lot for watching. मिलते हैं अगले एपिसोड में with some sort of new explanation. तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया, शब्बा खैर, सायोनारा. बाय बाय everyone.